सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे हमने जो बातें की थी, हमारा टॉपिक चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इन दैट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। मीन्स 3D सीरीज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं मैंने वो डिस्कस किया, जैसे स्कैनेडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, देन आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड लास्ट वन इज जिंक। सो हम लोगों ने क्या देखा कि 3D सीरीज के अंदर ये सभी मेटल्स आते हैं और इन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर स्टडी किया हमने लेक्चर फर्स्ट के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नॉर्मल आपने सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे, बट इन केस ऑफ क्रोमियम एंड इन केस ऑफ कॉपर आपने हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट लगाया और आपने बोला ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी कॉन्सेप्ट। एंड व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी कॉन्सेप्ट आई हैव नॉट डिस्कस्ड एट, मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया हुआ है। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड एनर्जी ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल होते हैं। इस बात का यूज करते हुए हमने बोला कि क्रोमियम क्या होगा 4s1 3d5 वैलेंस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड कॉपर क्या होगा 4s1 3d10। तो कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद हमने डिफरेंट आयंस के, सपोज जिंक का जिंक +2 आयंस, कॉपर का कॉपर +2 आयंस, इन आयंस के कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी किया कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो सबसे पहले कहाँ से रिमूव करोगे, आउटर मोस्ट सेल, एंड दैट इज़ 4s। सो मूविंग फर्दर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइजेस, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइजेस इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइजेस इन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मैंने आपको वर्क दिया था कि किसी भी एटम का एटॉमिक साइज निकालना मुश्किल है, बिकॉज जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट, वो मोशन अगर मैं वेव मोशन मानूँ, इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन है, तो इस वेव मोशन के कारण आपने क्या बोला था कि जो एक्सटर्नल बाउंड्री होगी उसकी कोई भी साफ बाउंड्री नहीं होगी, नो साफ बाउंड्री। अगर साफ बाउंड्री नहीं होगी मीन्स कोई एग्जैक्ट साफ बाउंड्री है ही नहीं। मीन्स अगर आपने एटम को कंसीडर किया होता सपोज स्फेरिकल, तो आप बोलते इसकी बाउंड्री न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस एक साफ डिस्टेंस है, इसको मैं मेज़र कर सकता हूँ और इसको मैं रेडियस दे सकता था r1। बट आप बोल रहे हो कि ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी साफ बाउंड्री नहीं है, मोशन ऐसे रैंडम है इलेक्ट्रॉन्स के, तो आप इनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस मेज़र करना बहुत मुश्किल है, एग्जैक्ट डिस्टेंस आप मेज़र नहीं कर सकते हो। तो आपने बोला कि जब सर साफ बाउंड्री है ही नहीं तो आप एटॉमिक रेडियस कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो आपने बोला इन एलिमेंट्स के बॉन्डेड स्टेट में, अगर ये बॉन्डेड स्टेट में है तो ये कोवैलेंट रेडियस देंगे। क्या देंगे? कोवैलेंट रेडियस। तो आपने किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का क्या फाइंड किया? कोवैलेंट रेडियस। आपने बोला दो सिमिलर एटम मिलेंगे, कैसे भी मोशन हो इलेक्ट्रॉन के, उनकी न्यूक्लियस की जो दूरी होगी, ये मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की, इस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस d और इसके हाफ को d/2 को आपने मेंशन किया था कोवैलेंट रेडियस। ये क्लास 11th की चीज़ें आप पहले से पढ़ के आए हो इन सब चीज़ों को कि ये क्या है कोवैलेंट रेडियस। सिमिलरली अब हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक साइजेस इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है 3D सीरीज, 3D सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो 3D सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साइज़ को स्टडी करने के लिए सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3D सीरीज, और सीरीज क्या था आप सबको पता है, स्कैनेडियम, वैनेडियम, साइंस टीचर, टाइटेनियम, वेरी क्रूएल, मैग्नीज, मांगे, फीस, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। आपने बोला ये 3D सीरीज है। अब हमको लेफ्ट टू राइट स्टडी करना है हाउ देयर एटॉमिक साइजेज चेंजेस, इनके एटॉमिक साइज कैसे चेंज होते हैं। तो अभी मैं रिजल्ट देता हूँ आपको, देन अगले 10 मिनट में मैं उस रिजल्ट को डिस्क्राइब करूँगा। रिजल्ट ये है कि इनिशियली स्कैनेडियम टू क्रोमियम साइज increases very slowly, size decreases very slowly। ये मैं पहले रिजल्ट दे रहा हूँ आपको, देन मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा why this is going to happen। साइज डिक्रीजेस, देन ऑलमोस्ट मैग्नीज टू निकिल साइज कांस्टेंट होगा,
साइज में ना कोई इंक्रीज होगा ना कोई डिक्रीज होगा। देन कॉपर टू जिंक, यहाँ पे साइज क्या होगी, इंक्रीज। कॉपर टू जिंक हमारी साइज क्या होगी, इंक्रीज। मीन्स आप साइज का पैटर्न देखो, बहुत ही लेफ्ट टू राइट जो साइज है वो उसका पैटर्न बहुत ही इरेगुलर है। इरेगुलर मीन्स ना ही आप बोल सकते हो इंक्रीज हो रहा है, ना ही आप बोल सकते हो डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गोइंग, स्कैडमियम टू क्रोमियम साइज इज गोइंग टू डिक्रीज, देन क्रोमियम टू कोबाल्ट साइज इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, मीन्स सेम वैल्यू, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू। देन कॉपर टू जिंक, सॉरी निकिल टू जिंक, हमारी जो वैल्यू होने जा रही है वो इंक्रीज होने जा रही है। मीन्स पहले जो होगा एटम का साइज छोटा होना स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, क्रोमियम तक। देन क्रोमियम के बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा साइज, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा कहाँ तक, निकिल तक, और निकिल के बाद साइज वापस बढ़ना शुरू होगा। ये पैटर्न है। तो पहले मैंने रिजल्ट बताया आपको, अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि वाई दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए मैंने कल जाते हुए लेक्चर फर्स्ट में आपको दो कॉन्सेप्ट दिए थे। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ सेल्डिंग इफेक्ट एंड व्हाट इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जिन्होंने भी केमिकल बॉन्डिंग की वीडियोस देखी होगी, क्लास 11th के लिए जो केमिकल बॉन्डिंग की वीडियोस बनी हुई हैं, तो वहाँ पे पहला लेक्चर पूरा 1.5 आवर मैंने सिर्फ आपको सेल्डिंग इफेक्ट समझाया हुआ था। व्हाट इज़ सेल्डिंग, व्हाट इज़ पेनिट्रेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेड इफेक्टिव। तो आप वहाँ पे जाके प्रीवियस लेक्चर्स को डिटेल में पढ़ो। यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, एक आइडिया दूंगा जो आपको हेल्प करेगा इस पैटर्न को समझने में। सो नेक्स्ट टारगेट इज हाउ we are going to understand this pattern. So to understand this we have to introduce two new terms. First one is what is Z effective, what is Z effective, and what is shielding effect. Shielding effect. So our next target is Z effective and shielding effect. So I am going to rub this. आप स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो से। तो अभी तक हमने सिर्फ साइज का पैटर्न देखा है कि इरेगुलर है, बहुत ही इरेगुलर है। तो जेड इफेक्टिव और शेल्डिंग इफेक्ट को हमें समझना है, जो कि हमारा अगला टारगेट है। तो सबसे पहले देखो, सपोज न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे आपको पता है कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और कोई भी सिस्टम है जहाँ पे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से किस फोर्स से बंधा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस एंड माइनस। बट सपोज मैं बोलूँ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मीन्स एक इलेक्ट्रॉन के अलावा भी वहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, डिफरेंट सेल में, डिफरेंट सेल में। ओके, एस सेल है, पी सेल है, डी सेल है। तो अगर सिमिलर सेल में आप बात करो, सेकंड सेल में एस भी होता है, एस में 1 ऑर्बिटल, साथ में पी भी होता है, पी में 3 ऑर्बिटल, नेक्स्ट में एस पी डी तीनों होते हैं। तो सिमिलर अगर आप स्टडी करना चाह रहे हो कि सपोज आप स्टडी करना चाह रहे हो कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया, मैंने रैंडम दिखाए हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल रैंडम दिखाए हुए हैं मैंने। तो यहाँ पे आपको समझना है, सपोज जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन था इसका जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और जो हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉन है इसका नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा। इसी बात को आपको समझना है कि सर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एक्चुअली जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो हमारे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो बाहर वाले हैं, ये हमारे जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इन पे एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन लगना चाहिए था न्यूक्लियस के कारण, वो इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन वीक होता है, रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि आप इस पिक्चर को फिर से बना रहा हूँ, थोड़ा क्लियरली देखो ज़रा। सपोज ये बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन न्यूक्लियस से लग रहा है, और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन इनर सेल में भी है। किस में है? इनर सेल में। वो इस इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन को डिस्टर्ब करेगा, मीन्स वर्ड यूज कर रहा हूँ, सील्ड करेगा। कैसे सील्ड करेगा आप खुद माइंड लगाओ। न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन से है,
बट ये इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस चार्ज है। यहाँ पे एक रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा, रिपल्सन। इसी पैटर्न को मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पूरे 1.5 घंटे पढ़ाया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देखो। ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक रिपल्सन प्रोवाइड कर रहे हैं। या आप ये बोल सकते हो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction on outermost electron is decreases due to inner electrons। इस बात को समझो कि जो हमारा आउटर मोस्ट सेल पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब क्यों होगा सर? क्योंकि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये केस हो सकता है। तो आप क्या बोल रहे हो कि व्हाट इज जेड इफेक्टिव? जेड इफेक्टिव क्या होता है कि न्यूक्लियस ने कितना प्लस चार्ज प्रोवाइड किया बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने के लिए, बट आप बोल रहे हो कि ये जेड इफेक्टिव, आपका ये जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम फील होगा। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को लगेगा कि न्यूक्लियस की पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, न्यूक्लियस इतना तेज़ी से मुझको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये इनर ऑर्बिटल्स इसको डिस्टर्ब करेंगे, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस कूलाम्बिक फोर्स को डिस्टर्ब करेंगे ये इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स आप क्या बोलोगे, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन, मीन्स आउटर इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव कम फील होगा। मीन्स आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का एग्जैक्ट जो प्लस चार्ज है वो कम फील होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। इस कॉन्सेप्ट को आप बोल सकते हो शिल्डिंग। क्या बोल सकते हो? शिल्डिंग। कि ये हमारे जो इनर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ये शिल्ड कर रहे हैं, ये शिल्ड कर रहे हैं किसको? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को अगर ये शिल्ड कर रहे हैं तो न्यूक्लियस अपना प्लस चार्ज का इफेक्ट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे नहीं दिखा पा रहा है। इस बात को समझो, बहुत सी छोटी सी बात है, फिर से समझो इस बात को कि इफ़ कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसको किसी भी सेल के इलेक्ट्रॉन्स पास आके इसकी न्यू बाउंड्री, ध्यान से देखो इसकी न्यू बाउंड्री क्या होगा, ये पास आके इसको शिल्ड कर रहे हैं, तो जो बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन पे इस प्लस चार्ज का इफेक्ट कम जाएगा। मीन्स जेड इफेक्टिव कम होगा। कहाँ पे कम होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। वाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। अगर इनर इलेक्ट्रॉन हो ही ना तो सर जेड इफेक्टिव कम होने का कोई सवाल ही नहीं होगा। तो अभी जो 3D सीरीज हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखना, इसी कॉन्सेप्ट को मैं 3D सीरीज में अप्लाई करने जा रहा हूँ, उनकी एटॉमिक रेडियस का पैटर्न आपको समझाने के लिए। तो अगर ये बात आप समझ लिए हो, आई होप ये बात समझ में आई होगी। व्हाट इज शिल्डिंग, एक ओवरव्यू दिया, पूरा डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर उठाओ और फर्स्ट लेक्चर, ठीक। तो बट आपको मैं वहाँ पे बताऊँ, वहाँ पे मैंने शिल्डिंग के पहले आपको पेनिट्रेशन समझाया। व्हाट इज पेनिट्रेशन? पेनिट्रेशन के कारण शिल्डिंग आती है। मीन्स शिल्डिंग एक रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है किसका? पेनिट्रेशन का। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया ना, ये रिपेल हो रहा है। एक्चुअली मैं केमिस्ट्री इस टर्म में बात नहीं करता, बट अप टू 12th लेवल मुझे आपको इस लोकल लैंग्वेज में समझाना पड़ रहा है, बिकॉज आप सिमिलर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो आप केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट लेक्चर को जाके जरूर पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, ठीक है। तो अगर आपको शिल्डिंग समझ आ गई कि सर आप जितना ही इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, जितना ही इनर इलेक्ट्रॉन, मान लो इनर इलेक्ट्रॉन मैंने 2 कर दिए, 3 कर दिए, 4 कर दिए, 5 कर दिए, तो आउटर वाले पे अट्रैक्शन और कम होता जाएगा। मीन्स इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, आउटर पे अट्रैक्शन कम होगा, जेड इफेक्टिव घटेगा। इतनी बात को अगर समझ लिए हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ यही सेम कॉन्सेप्ट 3D सीरीज में। किसमें? 3D सीरीज में। 3D सीरीज में क्या होता है, जरा ध्यान से देखो आप। 3D सीरीज का आप कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो? वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3D
1, ये क्या है, स्कैडिनियम. Then it is titanium which is 4s2 3d2. Then moving on, जिंक 4s2 3d10. इसको अगर मैं पिक्टोरियल डायग्राम दूं तो जरा ध्यान से देखो, न्यूक्लियस यहाँ पे है एलिमेंट का, जहाँ पे प्लस चार्ज है, प्रोटॉन है हमारे, साथ में बहुत से सब पार्टिकल्स हैं हमारे. न्यूक्लियस में कौन कौन से सब पार्टिकल्स होते हैं, ये आपका होमवर्क है. होमवर्क आपको साथ में ये सर्च करना है कि न्यूक्लियस में कौन कौन से सब पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा. ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं. तो न्यूक्लियस के अराउंड आप क्या बोल रहे हो सर, आउटर मोस्ट सेल क्या है 4s, आउटर मोस्ट सेल क्या है 4s, और उसके जस्ट इनर क्या है 3d, कौन सा है 3d. ओके, ये पिक्टोरियल डायग्राम आप समझो. न्यूक्लियस के अराउंड 2 सेल है आउटर मोस्ट में, 4s एंड 3d. 4s हमारा सबसे बाहर है, और आप जब कन्फिग्रेशन देखे हो तो 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4, ये कन्फिग्रेशन बढ़ती गई. तो आपने बोल रहा है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है. कितने हैं, 2, मैक्सिमम 2 है. क्रोमियम में 1, कॉपर का केस अलग है. साथ में 3d में कभी 1 इलेक्ट्रॉन है, कभी 2 इलेक्ट्रॉन है, कभी 3 इलेक्ट्रॉन है, कभी 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, मीन्स 3d मीन्स आप इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो. ध्यान से देखो इस बात को. आप क्या बोल रहे हो कि सर फ्रॉम स्कैडिनियम टू टाइटेनियम, स्कैडिनियम टू टाइटेनियम, स्कैडिनियम टू टाइटेनियम, स्कैडिनियम टू टाइटेनियम, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो. तो ध्यान से देखो, 2 टर्म है आपको. फर्स्ट वन इज जेड इफेक्टिव, सेकेंड टर्म इज शिल्डिंग. इन्हीं 2 टर्म का रिलेशन आपको पढ़ना है, जेड इफेक्टिव और शिल्डिंग. ठीक है, जेड इफेक्टिव एंड शिल्डिंग. तो आप जैसे जैसे बोल रहे हो, और यहाँ पे एक बात और पढ़नी है कि शिल्डिंग मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर न्यूक्लियस के अराउंड एस ब्लॉक में या एस ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उनका न्यूक्लियस को सील्ड करने का पावर सबसे ज़्यादा होगा. तो शिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ है, शिल्डिंग स्ट्रेंथ, वो कुछ ये पैटर्न होता है कि एस का सबसे ज़्यादा होता है, देन पी का, देन डी का, देन एफ का. मीन्स कोई अगर इलेक्ट्रॉन डी में है तो उसका शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम होगा, वो न्यूक्लियस को बहुत कम शिल्ड कर पाएगा. अगर एफ में है, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी साइज़ बहुत बड़ी है, ये ऑर्बिटल बहुत डिफ्यूज होते हैं. ये लैंग्वेज आपको अभी समझ नहीं आएगी, धीरे धीरे टॉपिक में जब आप आगे बढ़ोगे तो समझ आएगी कि डी और एफ की शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम होती है. डी और एफ का शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है. डी और एफ का जो सील्ड करने का पावर है न्यूक्लियस को, वो बहुत कम होता है. तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर आप 3d में इलेक्ट्रॉन, मान लो सपोज 1 इलेक्ट्रॉन है, 3d 1, तो आप बोल रहे हो कि इसका न्यूक्लियस को सील्ड करने का मीन्स पावर बहुत कम है. इट मीन्स व्हाट, कि न्यूक्लियस जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अपना अट्रैक्शन फोर्स दिखा पा रहा है, उस अट्रैक्शन फोर्स को ये 3d का 1 इलेक्ट्रॉन बहुत कम डिस्टर्ब करेगा. क्यों, क्योंकि 3d का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को बहुत कम पावर से सील्ड किया हुआ है, बहुत कम पावर से सील्ड किया हुआ है. तो न्यूक्लियस का जो एग्जैक्ट अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट पे, वो अच्छा खासा लगेगा. मीन्स अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स की सील्डिंग अच्छी है तो वो अट्रैक्शन को डिस्टर्ब करेगा, अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स की सील्डिंग वीक है तो वो अट्रैक्शन को डिस्टर्ब कम करेगा. तो किसकी स्ट्रॉन्ग है किसकी वीक है वो ऑर्डर जरा ध्यान से देखो. एस की सील्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग, देन पी, देन डी, देन एफ. तो आपने बोला कि सर 3d सीरीज में जो हम एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहाँ पे बढ़ा रहा है 3d में. कहाँ पे 3d में, 3d मीन्स d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल की सील्डिंग वीक है, सील्डिंग वीक है. तो जरा ध्यान से देखो, स्कैडिनियम टू टाइटेनियम, स्कैडिनियम टू, इस पिक्चर को आप ध्यान में रखो, ठीक है. स्कैडिनियम टू टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम. आप क्या बोल रहे हो 3d2, 3d3, 3d4.
मीन्स स्कैडीनियम टू क्रोमियम आप जैसे जा रहे हो, आप डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो और बोल रहे हो कि सिंस डी इलेक्ट्रॉन्स हैव वेरी लो शिल्डिंग, सो इनकी शिल्डिंग क्या है, वीक है। इनकी शिल्डिंग क्या है, वीक है। इनकी शिल्डिंग वीक है। तो जैसे जैसे आप 3D1, 3D2, 3D3, 3D4 पे गए, मीन्स आपने एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया 21, 22, 23, 24। तो अगर आपने एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया तो न्यूक्लियस पे चार्ज भी तो इंक्रीज होता गया है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होता गया है। स्कैडीनियम में कितने थे, 21, देन प्रोटॉन 22, देन 23, देन 24। मीन्स आप बोल रहे हो स्कैडीनियम टू क्रोमियम जाने पे आपकी शिल्डिंग वीक थी, बट जेड इफेक्टिव increases due to increase in number of proton in nucleus। आपने बोला कि स्कैडीनियम टू क्रोमियम गए, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कौन डिस्टर्ब कर रहा था, 3D। बट 3D ने बोला भाई मेरा शिल्डिंग इफेक्ट वीक है, मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करने जा रहा हूँ फ्रॉम स्कैडीनियम टू क्रोमियम। मेरा शिल्डिंग इफेक्ट वीक है, 3D में इलेक्ट्रॉन का आना बहुत ज़्यादा शिल्ड नहीं करेगा। तो उसने बोला मेरा शिल्डिंग वीक है, अगर न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है जस्ट कूलम्बिक फोर्स है, Q1 Q2 पे डिपेंड करेगा, चार्जेस पे डिपेंड करेगा, सिमिलर कूलम्बिक फोर्स। तो चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा शिल्डिंग वीक है। तो इससे क्या होगा, अगर चार्ज बढ़ा तो अट्रैक्शन बढ़ा तो साइज घटी। मीन्स आपने क्या बोला कि स्कैडीनियम टू क्रोमियम गए, साइज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ये पैटर्न समझना है। और लाइन क्या लिखनी है आपको, लाइन ये लिखनी है, सिंस डी इलेक्ट्रॉन हैव वेरी लो शिल्डिंग, सो नेट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस फ्रॉम स्कैडीनियम टू क्रोमियम। ये स्टार्टिंग 4 एलिमेंट्स की कहानी है। तो सबसे पहला पार्ट 1 सेक्शन आपको ये समझना है कि स्कैडीनियम टू क्रोमियम हमारा क्या हो रहा है, स्कैडीनियम टू क्रोमियम साइज घट रही है। क्यों घट रही है, जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ने के कारण, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण। 3D में इलेक्ट्रॉन आना 1, 2, 3, 4, शिल्डिंग वीक है, इसने इतना डिस्टर्ब नहीं किया। सो नेट क्या आया, नेट साइज घटी क्योंकि चार्ज बढ़ा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा आउटर सेल, क्योंकि हम साइज कहाँ से लेते हैं, आउटर सेल से। ये बात समझा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके आगे मैं बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसके आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने कल डिस्कस किया हुआ था। आगे बढ़ता हूँ। तो आपने क्या बोला कि 2 चीज़ें हैं सर, एक है शिल्डिंग और एक है जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा, इफ जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ तो साइज घटेगी, ये आपने बोला। साथ में अगर शिल्डिंग इंक्रीज हुआ, शिल्डिंग मीन्स जो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन थे ना, इनकी शिल्डिंग इंक्रीज हुई। शिल्डिंग मीन्स ये बाहर वाले को रिपेल करेंगे, बाहर वाले को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, आउटर मोस्ट को रिपेल करेंगे। अगर ये रिपल्सन जीता तो बाहर वाले दूर जाएंगे, साइज बढ़ेगी। मीन्स आपको सिर्फ ये देखना है जीतेगा कौन, जेड इफेक्टिव जीतेगा, ये जो न्यूक्लियस से जेड इफेक्टिव लगता है ये जीतेगा, इसका अट्रैक्शन फोर्स जीतेगा, या फिर इस इनर का बाहर वाले पे रिपल्सन जीतेगा। मीन्स शिल्डिंग जीतेगा या फिर जेड इफेक्टिव जीतेगा। If Z effective is going to win, then size is going to decrease, and if shielding is going to dominate, then size is going to increase due to repulsion these 2 electrons. Okay, चलो। So part 1 आपको क्लियर हुआ कि सर क्रोमियम, देखो बहुत एलोबरेट कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ NCERT में लाइन लिखी हुई है कि साइज
घटती है ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। बट व्हाट इज जेड इफेक्टिव, व्हाट इज शिल्डिंग, एक्चुअली में ये आपको दिखना जरूरी है। 99% बच्चों को ये क्लियर नहीं रहता है कि जेड इफेक्टिव क्या है, शिल्डिंग क्या है। जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव एग्जैक्ट न्यूक्लियर चार्ज है जो कहाँ पे फील होता है, आउटर वाले पे एग्जैक्ट। उसको डिस्टर्ब कौन करेगा, बीच में जो शिल्डिंग है 3D वाले हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन है। बात को समझे? तो चलो आगे बढ़ता हूँ। अभी क्या होता है, क्रोमियम से जैसे आप आगे बढ़ोगे, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, जैसे ही आप यहाँ बढ़ोगे, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम तक हमने डील कर लिया, बढ़ता है। ठीक, जैसे इन चारों पे बढ़ोगे आप, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, इनका केस हमने डील किया। जैसे ही आप इन चारों पे बढ़ोगे तो इनका केस क्या है, D5, D6, D7, D8। मीन्स आपने बोला न्यूक्लियस के अराउंड जो 3D था और जो 4s था, 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है। इस 2 इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को कौन डिस्टर्ब करेगा, D के इलेक्ट्रॉन, 3D के इलेक्ट्रॉन। अब आप बोल रहे हो 3D में 3D का शिल्डिंग वीक है सर, आपने बोला है, बट 3D में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाए जा रहे हो। मीन्स 4 थे तो ठीक था, अभी कितना कर दिया, 5 कर दिया। कितना कर दिया, 5 कर दिया, देन 6 कर दिया, देन 7 कर दिया, देन 8 कर दिया। इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। भले ही इसकी शिल्डिंग वीक है, ये डिस्टर्ब कम करेगा आउटर मोस्ट अट्रैक्शन को। देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ इस पे प्रोटॉन भी बढ़े होंगे, चार्ज भी बढ़ा होगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो, जेड इफेक्टिव बढ़ा रहे हो। लेकिन शिल्डिंग बोलता है कि मैं वीक था लेकिन मेरे इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा आ गए हैं, 7-7, 8-8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं कि जो मेरा रिपल्सन था ना वो भी पिक्चर में आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे इसके केस में शिल्डिंग, ना ही शिल्डिंग जीतता है ना ही जेड इफेक्टिव जीतता है, दोनों ऑलमोस्ट क्या रहते हैं, बराबर। शिल्डिंग बोलता है मैं तुम्हारा मुकाबला कर लूँगा, जेड इफेक्टिव तुम्हारा चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, 25 से 28 जाने पे चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए। शिल्डिंग बोलता है जैसे जैसे तुम्हारा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मेरा शिल्डिंग भी बढ़ेगा, मेरा रिपल्सन भी बढ़ेगा, और मेरा रिपल्सन बढ़ेगा। कहाँ का रिपल्सन, ये इन 2 सेल के बीच का रिपल्सन, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर रिपल्सन बढ़ेगा तो बोलेगा साइज घटने नहीं दूंगा मैं। मीन्स तुम्हारा जेड इफेक्टिव बढ़ा, साइज घटनी थी, लेकिन मेरा शिल्डिंग बढ़ा, मैं साइज बढ़ाऊंगा रिपल्सन के कारण। तो क्या होता है, इस चारों एलिमेंट में होता ये है कि दोनों का ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ सेम होता है, तो साइज ना ही घटती है ना ही बढ़ती है, साइज ऑलमोस्ट क्या होगी, कांस्टेंट। साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब आपको समझ आ गया होगा कि सर जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, शिल्डिंग बढ़ा रहे हो, मीन्स आउटर 4s और 3D के बीच का रिपल्सन बढ़ा रहे हो। रिपल्सन अगर इतना बढ़ गया कि वो जेड इफेक्टिव को डोमिनेट कर जाए तो साइज बढ़ जाएगी। मीन्स यही केस होता है कॉपर और जिंक में। इन दोनों में डी में कितने होते हैं, 10, D10, 4s1 3D10, 4s2 3D10। अगर D10 है मीन्स न्यूक्लियस के अराउंड 4s 3D, न्यूक्लियस के अराउंड 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन लगेगा आउटर वाले पे। मीन्स आप बोलोगे सर इस केस में हमारा जो शिल्डिंग है वो शिल्डिंग जीत जाएगा जेड इफेक्टिव पे, वो शिल्डिंग जीत जाएगा। बोलेगा तुम्हारा चार्ज भी बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ, जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, साइज घटनी चाहिए। बोलेगा शिल्डिंग भी खतरनाक बढ़ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन आप ला रहे हो, 10 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन लगेगा तो साइज बढ़ेगा। तो कौन जीता, शिल्डिंग। और शिल्डिंग अगर जीता, रिपल्सन हुआ तो साइज बढ़ेगा। तो जेड इफेक्टिव और शिल्डिंग इफेक्ट मिलके बताते हैं साइज घटेगा या साइज बढ़ेगा। तो शिल्डिंग अगर जीता तो यहाँ पे साइज क्या हुई, साइज इंक्रीज, साइज क्या हुई, बढ़ी। तो ये 3D का ओवरऑल पैटर्न था। आपने क्या बोला, आपने बोला सर स्कैंडियम 2, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम, इन 4 में जेड इफेक्टिव जीतता था, नेट अट्रैक्शन फोर्स विनर था। तो यहाँ पे साइज क्या हुई थी, यहाँ पे साइज घटी थी, साइज डिक्रीज हुई थी। देन इन मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट बिकॉज शिल्डिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ना, प्रोटॉन का बढ़ना ऑलमोस्ट सेम है।
देन कॉपर और जिंक में आपने बोला सील्डिंग, रिपल्सन बहुत ज़्यादा होने लगेगा आउटर मोस्ट 2 ऑर्बिटल्स में, वो जेड इफेक्टिव पे डोमिनेट करेगा, तो साइज क्या होगी, बढ़ी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर्स में बस हमने वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइजेस इन 3D सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज सील्डिंग इफेक्ट, सेकेंड कॉन्सेप्ट इज ऑफ जेड इफेक्टिव, व्हाट इज जेड इफेक्टिव, व्हाट इज सील्डिंग। और डिटेल में इसको पढ़ना है तो प्लीज़ केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट लेक्चर आप रेफर करो, जाके देखो 11th का केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट लेक्चर, बहुत ही डिटेल में मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आज क्या हमने पढ़ा, बेसिक सिंपल सी भाषा में हमने क्या पढ़ा, 3D सीरीज का एटॉमिक नंबर्स का वेरिएशन। तो आपका होमवर्क है, आप पहला तो ये बताओगे न्यूक्लियस में कौन कौन से सब पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा होमवर्क ये है आपका कि आप सेम टॉपिक को जाके एनसीईआरटी से रीड करोगे, एनसीईआरटी में इस लाइन को समझोगे क्या लिखा था, अभी आपको बात समझ आएगी। समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन अपने डालो, आंसर दिया जाएगा, हम कमेंट्स देखते हैं। देन आप इस पैटर्न का एनसीईआरटी का ग्राफ जाके स्टडी करने की कोशिश करोगे। क्या ग्राफ ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ 3D सीरीज, 3D सीरीज के ग्राफ पढ़ो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप ग्राफ पढ़ने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ रिवाइज करते रहो, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच।